हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ CA चेतन मलिक एंड मैं आपके CA इंटर में टैक्स एंड कॉस्ट का पेपर आप लोग को पढ़ाता हूं। मैंने जैसे कि वादा किया था कि अपने चैनल पे कुछ वीडियोस लेके आऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट जो एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेंगे। आई होप हमारी वीडियोस आपको एग्ज़ाम में हेल्प करी होंगी। कुछ फ्री वीडियोस हम लोग लेके आए टाइम टू टाइम। और दोस्तों, CA इंटर में टैक्स एंड कॉस्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ। हमारी लाइव क्लासेस पीतमपुरा और लक्ष्मी नगर में होती हैं। CA इंटर में लॉ ऑडिट शिवाली मैम पढ़ाती हैं, जिनसे आप लॉ के वीडियोस देख रहे हैं। उनकी क्लासेस भी पीतमपुरा और लक्ष्मी नगर लाइव होती हैं। पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव वीडियोस भी अवेलेबल है। आप नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके आप हमारी वीडियोस के बारे में या लाइव क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बस हाँ, ये एंड में याद जरूर रखिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और बनाते रहें। और याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसकी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहे। सो एंजॉय द क्लासेस। ये चैनल आप लोगों के लिए, हमारी मेहनत अगर आप तक पहुंच रही है, आप प्लीज़ इसको एंजॉय कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल डियर। मिलते हैं CA इंटर में। थैंक यू। हाँ जी, बातें कर दो बंद। हाँ जी, बातें कर दो बंद। लास्ट क्लास में हमारी अकाउंटिंग टर्म्स चल रही थी। अकाउंटिंग टर्म्स जो बची हुई हैं वो हम लोग करेंगे आज। और उसके बाद शुरू से लेके सारी चीजें जो हमने कर ली हैं अभी तक, उन सबके क्वेश्चंस हमें करने हैं। हम लोग मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस ये कर चुके हैं। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी ये आज खत्म हो जाएगी। कैपिटल रेवेन्यू, कंटिंजेंट, पॉलिसी, मेजरमेंट प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स और IAS ये अभी नहीं किया हमने। पहले 8 टॉपिक हमने कर लिए हैं, इसके हमें आज क्वेश्चंस करने हैं बेसिकली। तो टर्म्स जो रह गई हैं जो मुझे करानी है, कल जो हमने की थी, मतलब लास्ट क्लास में जो की थी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने की थी टर्म्स, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने टर्म्स की थी वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। सबसे पहली टर्म जो आपकी आई थी दैट वाज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है कि ड्रॉई जब अपना एसेंट दे देता है कि हाँ मुझे बिल जो आपने बनाया मेरे ऊपर वो मुझे क्या है, एक्सेप्टेड है, तो वो अपनी एसेंट देता है। दैट एसेंट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट, एक्रूड एसेट का मतलब जो हमने कमा लिए लेकिन रिसीव नहीं हुई। एक्रूड एक्सपेंस जो खर्चा हो गया लेकिन अभी हमने दिया नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब से एसेट परचेज किया तब से लेके आज तक की डेप्रिसिएशन। अमोर्टाइजेशन कब लगती है, इनटैंजिबल एसेट्स पे। एक एनुअल रिपोर्ट का मतलब जो साल में एक बार बनानी होती है अपने यूजर को देने के लिए। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब जो भी कॉस्ट हम बोरो करते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है दैट इज बोरोइंग कॉस्ट। कैपिटल कमिटमेंट का मतलब किसी की हमने मोटा पैसा अगर देना है, कमिटमेंट क्या रखी है, तो दैट कमिटमेंट इज कॉल्ड एज कैपिटल कमिटमेंट। कैपिटल एम्प्लॉयड का बिल्कुल सिंपल सा मतलब क्या था, जो पैसा हमारे बिजनेस में एम्प्लॉयड है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को एक्सक्लूड करते हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आई थी कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का मतलब नॉन रिकरिंग नेचर का प्रॉफिट जो कभी कभी होता है। कैपिटल WIP का मतलब हमारी कोई कैपिटल एसेट है जो कि अभी इन प्रोसेस है, जो बन रही है, तैयार हो रही है। कैरिंग अमाउंट का मतलब जिस अमाउंट पे हम एसेट्स को अपनी बुक्स में दिखाते हैं आफ्टर डेप्रिसिएशन, दैट इज कॉल्ड एज कैरिंग अमाउंट। चार्ज का मतलब क्या होता है, जो हम चार्ज क्रिएट करते हैं अपनी एसेट्स पे फॉर सम ऑब्लिगेशन। हमने किसी के पैसे देने हैं, उससे उधार ले रखा है, तो हमने अपनी एसेट्स पे एक चार्ज क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट, कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब जो हम लोन लेते हैं उसके अगेंस्ट जो सिक्योरिटी देते हैं दैट इज कॉल्ड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। COGS बचपन से पढ़ा था हमने, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो माल बेचा उसको बनाने की कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की कॉस्ट विच इंक्लूड्स लेबर एंड एक्सपेंस। डेफरल का मतलब पोस्टपोन करना। पोस्टपोन करना मतलब अपनी चीजों को आगे लेके जाना, रिकॉग्निशन करना रेवेन्यू का, एक्सपेंस का, लेकिन तोड़ तोड़ के अलग अलग सालों में। एक्सचेंज डिफरेंस का मतलब जो डिफरेंस क्रिएट होता है किस वजह से, चेंज इन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट में चेंजेस आने की वजह से जो डिफरेंस क्रिएट हो गया। नेक्स्ट, एक्सपायर्ड कॉस्ट का मतलब हमारे खर्चे का वो हिस्सा जिसके अगेंस्ट जो हमें बेनिफिट मिलना था वो हमने यूज कर लिया है।
लीज का मतलब एक एग्रीमेंट बिटवीन लेसर एंड लेसी, जो एग्रीमेंट क्या शो करता है, लेसर ने अपनी कोई एसेट यूज करने के लिए दे रखी है किसको, लेसी को, और लेसी उसके अगेंस्ट क्या पे करेगा, एक सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट हर महीने हर साल कुछ ना कुछ पे करेगा। प्राइम कॉस्ट का मतलब हमने डिटेल में समझा था। प्राइम कॉस्ट का मतलब बेसिकली क्या था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों शुरू की चीजें मिला के क्या बन जाती हैं, प्राइम कॉस्ट। उसके बाद आओ जरा आगे चलें, हमारी जो और मेन 3 टर्म्स है जो हमें आज करनी है। सबसे पहले आती है, अभी नोट नहीं करो सिर्फ समझो, सबसे पहले आती है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ये पता है आपको, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, जो खर्चा बिजनेस शुरू करने से पहले होता है या बिजनेस शुरू करने के बाद, पहले होता है। बिजनेस शुरू करने के लिए, बिजनेस शुरू करने से पहले जो खर्चे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। जैसे कि एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन इन फॉर्मेशन, फॉर्मेशन में जब होती है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बन रही होती है, बनने से पहले जो खर्चे होते हैं, दैट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। एंड दीज इंक्लूड, इसमें क्या शामिल है, लीगल, अकाउंटिंग एंड शेयर इशू के खर्चे। जो भी लीगल खर्चे होंगे, जो भी अकाउंटिंग करने में खर्चे होंगे, शेयर इशू करने के खर्चे होंगे, कब, कंपनी बनने से पहले या बाद, पहले, उन सारे खर्चों को हम क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट, प्रायर पीरियड आइटम्स, बहुत अच्छा पॉइंट है। प्रायर पीरियड आइटम्स मतलब कुछ पास्ट की वो गलतियां जो हमें आज फायदा या नुकसान दे सकती हैं। मैं इसका बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूं। हम सब क्या हैं, हम सब अपने माता पिता के लिए क्या हैं, प्रायर पीरियड आइटम्स, पास्ट की वो गलतियां जो फ्यूचर में हमें क्या दे सकती हैं, फायदा या नुकसान। हमारे माता पिता जब हमारा रिजल्ट नहीं आता होगा तो माता पिता हमें क्या समझते होंगे, नुकसान वाली प्रायर पीरियड आइटम है, नुकसान है। और कभी हम अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे तो उनको इन गलतियों पे क्या होता होगा, बड़ा गर्व होता होगा। तो प्रायर पीरियड आइटम्स का मतलब जो चीजें पास्ट में हो चुकी हैं लेकिन इस पीरियड की नहीं है, नाम से क्लियर हो रहा है। प्रायर पीरियड मतलब पहले वाले पीरियड की वो आइटम्स जो आज तुम्हें फायदा या नुकसान दे सकती हैं। दीज आर इनकम और एक्सपेंसेस विच अराइज इन करंट पीरियड, जो होते तो इस पीरियड में एज अ रिजल्ट ऑफ एरर, लेकिन गलती कब हुई थी, गलती और ओमिशन इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन वन और मोर प्रायर पीरियड। गलती हुई थी प्रायर पीरियड में, आज उस गलतियों के कारण आज हमें कोई फायदा हो गया, नुकसान हो गया, दैट इज कॉल्ड एज प्रायर पीरियड आइटम्स। जैसे कि हमने गलती से पिछले साल डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा दी थी, गलती से पिछले साल डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा दी, तो क्या हुआ होगा, सर पिछले साल आपने डेप्शन ज्यादा लगाई होगी तो पिछले साल का नेट प्रॉफिट कम हो गया होगा। आज अगर उसको ठीक करोगे तो क्या होगा, इस साल का नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। तो उस तरीके की आइटम को हम क्या बोलते हैं, प्रायर पीरियड आइटम्स। रिजर्व का मतलब, रिजर्व सिंपल है, 2-3 टर्म्स है। रिजर्व का मतलब होता है कि हमने कुछ पैसे को अपने पास रिजर्व करके रख लिया, सेव करके रख लिया, जो किसी पर्पस के लिए हम लोग यूज करेंगे। और अगर एक ऐसा पैसा जो हमने सेव किया है जिससे हम कुछ भी मिक्स काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज जनरल रिजर्व। और अगर हम जैसे बात करते हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, बचपन में पढ़ा होगा आपने, वो एक स्पेसिफिक रिजर्व है जो कहां काम आएगा, वर्कमैन को कॉम्पेंसेशन देने में, दैट रिजर्व इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रिजर्व। और एक जनरल रिजर्व का मतलब जो रिजर्व है, प्रॉफिट का पार्ट है, जनरल पर्पस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। तो रिजर्व का मतलब क्या हुआ, पोर्शन ऑफ अर्निंग, जो पैसा हमने कमाया उसका वो हिस्सा, रिसीट्स और अदर सरप्लस ऑफ एन एंटरप्राइज, जो कि हमने एप्रोप्रिएट कर दिए, अलग करके रख दिए, किसने, हमने, मतलब हम कौन है, मैनेजमेंट। अदर देन प्रोविजन फॉर एनी जनरल और स्पेसिफिक पर्पस। रिजर्व का मतलब क्या है कि किसी जनरल पर्पस के लिए भी रिजर्व बना सकते हैं और स्पेसिफिक के लिए भी रिजर्व हम लोग बना सकते हैं। रिजर्व होता क्या है, हमारे प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हमने अलग करके रख दिया, या तो किसी जनरल पर्पस के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। और लास्ट आता है रीवैल्यूएशन रिजर्व, बचपन से हमें पता है, ये वर्ड भी हमने पढ़ा हुआ है। हम अपनी एसेट्स को वैल्यू करते हैं, रीवैल्यूएशन करते हैं, तो उस रीवैल्यूएशन के दौरान कुछ फायदा होता है, कुछ नुकसान होता है, और कुछ फायदा होगा तो वो सारा का सारा फायदा हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं, रीवैल्यूएशन रिजर्व में। द रिजर्व दैट इज क्रिएटेड ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और नेट एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज। जब आप एंटरप्राइज की एसेट्स को रीवैल्यू करते हो उस समय जो रिजर्व या फायदा क्रिएट होता है उसको हम कहां डाल देते हैं, रीवैल्यूएशन रिजर्व में। पॉइंट क्लियर हो गया। ये मान के चलो कि सिर्फ पहला चैप्टर आईसीआई के हिसाब से पहला चैप्टर जिसमें 9 टॉपिक्स हैं, आज वो खत्म हो जाएगा और इसकी फुल फ्लेजेड थ्योरी चैप्टर था। आपने देखा इसमें कुछ भी प्रैक्टिकल तो आया ही नहीं है, बस ये आज आखिरी था। इसके बाद आपकी पूरी अकाउंट्स में कोई थ्योरी नहीं है, बहुत रेयर जगहों पे है, जहां पे होगी बता दूंगा। अब सारी चीजें होंगी शुरू प्रैक्टिकल, जैसे कि अगला जो चैप्टर आएगा हमारा जर्नल एंट्रीज, फिर लेजर्स, फिर ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये सारे हमारे छोटे छोटे चैप्टर, बीआरएस, इन्वेंट्री और डेप्रिसिएशन। कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं है। अब आज के बाद, मतलब आज की क्लास के बाद सब कुछ प्रैक्टिकल आएगा। तो जो था
वो आज खत्म हो जाएगा हमारा, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं।
चलें जी, हो गया नोट यहां तक। चलो जी, हटा दूं। जिनका हो गया बुक निकालो, पेज नंबर 233 पे आ जाओ। आज पहला चैप्टर जिसमें 9 टॉपिक्स हैं, सबके क्वेश्चंस करने हैं। पेज नंबर 233 पे आ जाओ। पेज नंबर 233। पेज नंबर 233 पे आ जाओ। ये हटा दूं। चलो जी, आप पेज नंबर 233 पे आओ। 233। ये वाली ना, हेलो, इसका क्या नाम है? ये वाली लाइट ऑफ कर दे, वाली ऊपर वाली। हाँ हाँ, ये ऑफ कर दे। सुनो जी, जरा कहानी सुनो। अब सारे क्वेश्चंस एक एक करके हमें भी करने हैं। और आज जरा पेज नंबर 233 सारे एक एक करके। पहला टॉपिक देखो बुक में क्या है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट चैप्टर, ये हमने फर्स्ट टॉपिक जो किया था उससे लिंक्ड है, ये फर्स्ट टॉपिक से लिंक्ड है। आओ जरा शुरू करें। इससे आपकी एमसीक्यू से ना, एमसीक्यू पेपर में आप ये मान के चलो, एमसीक्यू और फिल इन दी ब्लैंक्स मिला के पेपर में अप्रोक्सीमेटली 10 से 20 नंबर का पेपर आता है। और ये आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी लेके आते हैं। एमसीक्यू क्यों पूछे जाते हैं? बेसिकली एमसीक्यू का जो पर्पज है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का है। अब बड़े बड़े क्वेश्चन तो 3, 4, 10 जो चैप्टर में से बनते हैं वो तो हर कोई रट लेगा, लेकिन जिसको डिटेल में आता नहीं है वो एमसीक्यू नहीं कर पाएगा अगर आपको डिटेल नहीं आती। अभी तो आपको बहुत आसान लगेगा बिकॉज ये बेसिक्स हैं सारे। आगे आगे जाके जब मेन चैप्टर जाएंगे वहां पे एमसीक्यू आपकी पूरी डिटेल टेस्ट करेंगे कि आपको अंदर तक कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता। तो समझने पे ज्यादा जोर डालना एज कंपेयर टू रटने पे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से क्या सब फील्ड यानी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हमने की थी 5। मैं आपको साथ साथ वो भी रिकॉल करना है, उसी तरीके से रिवाइज होगा। ब्रांच हमने की थी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एचआर अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स और सोशल अकाउंटिंग। अब इसमें से वो बोल रहा है कौन सा सब फील्ड नहीं है, इनमें से क्या सब फील्ड नहीं है, बुक कीपिंग। पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद पर्पज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड। क्या पर्पज है हमारा अकाउंटिंग सिस्टम का, क्या पर्पज है? एक्सेप्ट, उसके पूछा एक्सेप्ट बताओ, इसके अलावा बताओ क्या पर्पज है। इंटरप्रेट एंड रिकॉर्ड द इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, हाँ ये पर्पज है। क्लासिफाई द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, हाँ ये पर्पज है। डिक्टेट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्या ये बताता है कि आप इस ट्रांजैक्शन में एंगेज हो सकते हो बाकियों में नहीं हो सकते? क्या अकाउंटिंग का ये पर्पज होता है? नहीं। अकाउंटिंग का पर्पज क्या होता है? जो भी हम काम कर रहे हैं उसको क्लासिफाई करना, रिकॉर्ड करना, ना कि ये बताना कि आप कौन सा स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस, आपके लिए क्या ट्रांजैक्शन करनी है क्या नहीं करनी, ये काम नहीं होता। यही पूछा था एक्सेप्ट, कि क्या है उसके एक्सेप्ट आपको बताना था। नेक्स्ट, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद। बुक कीपिंग किससे कंसर्न है? रिकॉर्डिंग से। बाकी भी ऑप्शन पढ़ लो। डिजाइनिंग द सिस्टम्स, पूरा ये करना, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज करना या इंटरप्रेट करना नहीं। बुक कीपिंग किससे लिंक्ड है? सिर्फ रिकॉर्डिंग से। ऑल ऑफ द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या इनमें से फंक्शन नहीं है? डिसीजन मेकिंग, लेजर पोस्टिंग और फोरकास्टिंग। जरूरी नहीं है इसमें आंसर, मैं वैसे बोलता हूं 10 में से या 20 में से एक आंसर गलत भी हो सकता है। दिस इज जस्ट योर टेस्टिंग पार्ट। अब जरूरी नहीं है 10 या 20 में से एक आंसर गलत भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसा नहीं है जो इसमें लिखा है अंधाधुंध फायरिंग कर दी। लेकिन ये ना हो कि हर सवाल में ये ड्रामा हो, 20 में से एक मेरे को पता है इसमें गलत है,
20 में से एक, वो आपको खुद देखना है। अब देखो ये बोल रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट, क्या फंक्शन नहीं है? डिसीजन मेकिंग क्या फंक्शंस है या नहीं है? है। फोरकास्टिंग क्या फंक्शन है या नहीं है? है। लेजर पोस्टिंग क्या कोई फंक्शन है? नहीं। पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसका पार्ट है? अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इज असरटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, फाइनेंशियल पोजीशन किस बेस पे निकलती है? बैलेंस शीट। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड, इनमें से क्या यूजर है? क्रेडिटर, सप्लायर, लेंडर, कस्टमर, या बोथ ए एंड बी? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंसीडर, क्या कंसीडर नहीं करती? एसेट एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म, इसको कंसीडर करती है। लायबिलिटी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म, इसको भी कंसीडर करती है। एसेट्स एंड लायबिलिटी एक्सप्रेस इन नॉन मॉनेटरी टर्म, इसको कंसीडर नहीं करते। ऑन जनवरी 1, 1 जनवरी को सोहन आना चाहिए, सोहन पेड रेंट ऑफ 5000, दिस कैन बी क्लासिफाइड एज, 1 जनवरी को उसने 5000 रुपए का रेंट पे किया, ये क्या है? ट्रांजैक्शन है, इवेंट है, या फिर ट्रांजैक्शन एज वेल एज इवेंट है? ट्रांजैक्शन है। सर ट्रांजैक्शन और इवेंट में डिफरेंस क्या होता है? सवाल ये है, जो हम 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ड्यूरिंग द फुल ईयर जो रोज की डे टू डे सेल परचेज होती है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन, और पूरी ट्रांजैक्शन का जो नेट रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज इवेंट। सर एग्जांपल दो, पूरे साल भर में जो आप सेल परचेज करते हैं, जो भी काम करते हैं, एक्सपेंस, इनकम, पूरे साल भर में डे टू डे बेसिस पे, दैट इज ट्रांजैक्शन। साल के एंड पे क्या बचता है? सर पीएनएल में प्रॉफिट बचता है, ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक बचता है। क्लोजिंग स्टॉक एंड पीएनएल इज एन एग्जांपल ऑफ इवेंट। सर एक बात बताओ, ध्यान से समझना, अब आपसे क्वेश्चन कैसा पूछेगा कि हमने साल के एंड पे, साल के एंड 31 मार्च को एक कुछ भी प्रोडक्ट खरीदा, और खरीदने के बाद हमारा क्लोजिंग स्टॉक इतना बचा हुआ है, तो अगर आपसे दोनों बातें पूछें ये क्या है, तो ये ट्रांजैक्शन भी हुई और इवेंट भी हुआ। लेकिन आपसे बोलता है कि 31 मार्च को हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक इतना बचा हुआ है, ये सिर्फ क्या है? इवेंट। पॉइंट क्लियर हुआ? ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? डे टू डे बेसिस पे सेल परचेज होना। इवेंट का मतलब होता है पूरे साल की जो ट्रांजैक्शन की है उसका नेट रिजल्ट, जो फाइनल कंक्लूजन है, दैट इज कॉल्ड एज इवेंट। अब अगला पढ़ते हैं, देखो, ऑन 31 मार्च आफ्टर सेल ऑफ गुड्स, 2000 के बेचने के बाद उसके पास क्या बचा हुआ है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये क्या है? इवेंट। ये क्योंकि इसने वर्ड क्या लिख दिया? आफ्टर। बेचने के बाद जो बचा हुआ है वो क्या है? वो क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक को क्या बोलते हैं? इवेंट। पॉइंट क्लियर हो गया? एक एक छोटा छोटा वर्ड बहुत मैटर करता, तो यहाँ पे वर्ड आफ्टर ने पूरी गेम चेंज कर दी। वरना पहले के जमाने में एक एमसीक्यू ऐसा भी आता था कि आज एक व्यक्ति ने इतने रुपए का सामान बेचा है और उसका क्लोजिंग स्टॉक इतना बचा हुआ है। आज एक व्यक्ति ने इतने का सामान बेचा और उसका इतना क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। ये क्या है? ये ट्रांजैक्शन भी है और इवेंट भी है। लेकिन यहां पे वर्ड क्या यूज किया? आफ्टर। आफ्टर का मतलब बेचने के बाद जो बचा वो क्या है? वो सिर्फ क्या है? इवेंट है। नेक्स्ट, अब ऐसा घटिया सवाल ये आगे सॉल्व क्वेश्चन जो फुल फ्लेजेड है, ये आपको एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है। जैसे पहला सवाल हुआ डिफाइन अकाउंटिंग, 11th का पेपर नहीं चल रहा है कि डिफाइन अकाउंटिंग, ये ठीक है आपके सिलेबस में है, आने को कुछ भी आ सकता है, लेकिन चांसेस नहीं है एग्जाम में आने के। तो सिंपल है, एंड व्हाट आर द सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, कर लोगे सिंपल, 2 नंबर में आ सकता है डिफाइन अकाउंटिंग एंड व्हाट आर द सब फील्ड। अकाउंटिंग की डेफिनेशन बचपन वाली, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, फलान टिकान चीजें, और उसकी सब फील्ड्स क्या क्या है ये हमें पता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन रिसोर्स, ये सारी उसकी सब फील्ड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, ये बात पता है हमें, इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सप्लेन कर लोगे। नेक्स्ट, डिस्कस ब्रीफली रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद इकोनॉमिक स्टैट्स एंड लॉ, ये आप काट दो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं कि इसका रिलेशनशिप बताओ इकोनॉमिक स्टैट्स एंड लॉ के साथ क्या है। नेक्स्ट, डिस्कस द लिमिटेशंस, आपको लिमिटेशंस बतानी है विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल इवैल्यूएटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग बनानी है। हमने कॉपी में इसके 4 पॉइंट लिखे हैं, अगर आपको याद हो लिमिटेशन के, विंडो ड्रेसिंग, प्रेजेंट वैल्यू को इग्नोर करना, वो सब चीजें लिखी हैं हमने, वो 4 पॉइंट और उसके अंदर की एक्सप्लेनेशन आपको आनी चाहिए, वो आप कर पाओगे। 4 नंबर का सवाल ही आ सकता है इस पे आप स्टार मार्क कर लो। मैं साथ साथ आपको ऐसे क्वेश्चन मार्क कराता हूं जिसके आने के चांसेस हैं ऑब्वियसली। नेक्स्ट, एक सीए क्या सर्विसेज दे सकता है सोसाइटी को,
इसके आने के चांसेस बहुत रेयर है, बहुत रेयर। मतलब ये मान लो 20% चांस है सवाल के आने के। बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि एक सीए सोसाइटी को क्या क्या सर्विस दे सकता है। तो इसको आज घर जाके आपको क्या करनी है, एक बार रीडिंग लगानी है, और कुछ ज्यादा रटने वाली कोई बात नहीं है, बस एक बार रीडिंग लगा लेना क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। सेकंड हमने टॉपिक किया था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, याद करो। पढ़ो जरा पहला पॉइंट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर क्लासिफाइड एज फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। इनमें से कौन सी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब जो है या नहीं है? नहीं है। वैसे फंडामेंटल होती कौन सी है, याद करो, जीएसी। जीएसी हमने लिखा था, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल और कंसिस्टेंसी, ये हमारी फंडामेंटल होती है। तो गोइंग कंसर्न और एक्रूअल और कंसिस्टेंसी फंडामेंटल है, तो कौन सी फंडामेंटल नहीं है? बिजनेस एंटिटी। टू प्राइमरी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, याद करो कॉपी में लिखा था हमने, 4 एस्पेक्ट होती है क्वालिटेटिव, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। उसमें से 2 बेसिक होती हैं, रेलेवेंस और रिलायबिलिटी। कॉपी रिवाइज करोगे आपको सारे आंसर मिलेंगे। नेक्स्ट, कनिका एंटरप्राइज फॉलोज WDV मेथड ऑफ डेप्रिशिएटिंग मशीनरी आफ्टर अ ईयर ड्यू टू, मतलब बेसिकली इसने अपना मेथड चेंज किया है। मेथड चेंज आप कब कर सकते हो अपना मेथड चेंज? या तो लॉ चेंज हो गया, या एएस चेंज हो गई, या फिर वह बेटर प्रेजेंटेशन। तो इसने अपनी कन्वीनियंस के लिए उसको चेंज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ए परचेज द कार फॉर 5 lakhs एंड मेक अ डाउन पेमेंट 1 लाख एंड साइनिंग 4 लाख बिल पेबल ड्यूरिंग 60 days एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। एक बताओ, मैं एक कार लेके आया हूं 5 लाख रुपए की, एसेट बढ़ गई, 5 लाख रुपए से कार आ गई, 1 लाख रुपए दे आया हूं और 4 लाख का मैंने एक बिल साइन कर देगी, मैं 60 दिन बाद पैसे दूंगा, इससे क्या इंपैक्ट होगा? बताओ। देखो, एसेट साइड की बात करें तो कार 5 लाख की आ गई और कैश कितने का चला गया? 1 लाख का कैश चला गया, और 4 लाख की क्या जनरेट हो गई? लायबिलिटी जनरेट हो गई। तो लायबिलिटी 4 लाख और एसेट भी 4 लाख से हमारी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, मोहन परचेज गुड्स 15 लाख, ध्यान से पढ़ लेना, एंड सोल्ड 4/5 ऑफ द गुड्स अमाउंटिंग टू 18 लाख एंड मेट एक्सपेंसेस 2.5 लाख ड्यूरिंग द ईयर 2015। He counted net profit at 3.5 लाख, which of the accounting concept was followed by him। ध्यान से पढ़ो क्या कह रहे हैं। देखो, 15 लाख का सामान था, 15 लाख का सामान था, उसका 4/5 बेचा है। 15 लाख का 4/5 मतलब कितना हो गया? 12 लाख। देखो, मेरे पास गुड्स हैं 15 लाख रुपए के, जिसका 4/5 मतलब 12 लाख। 12 लाख वाला सामान कितने का बेच दिया? 18 लाख का। तो सर अभी भी 3 लाख की कॉस्ट का माल तो पड़ा होगा, जिसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। 1/5 माल तो पड़ा होगा, नहीं पड़ा होगा? पड़ा होगा। और उसके बाद उसका खर्चा भी हुआ था, एक्सपेंसेस कितने के हुए? 2.5 लाख के एक्सपेंस हो गए। अब ये बताओ उसका प्रॉफिट कितना बचा? 18 और 3, सेल्स 18 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख, 18 और 3 कितने हो गए? 21। 21 में से अपने 15 और 17.5 गए, कितने बचे? 3.5 लाख प्रॉफिट बचा। बिल्कुल उसने कोई गलती करी है, नहीं करी है? नहीं सर, उसने कोई गलती नहीं करी है। और इसने कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया? आप तीनों में से बेस्ट ऑप्शन आपको निकालनी है। एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो किया, पीरियोडिसिटी किया, या मैचिंग किया? सर मैचिंग किया। क्यों? क्योंकि जिस साल के रेवेन्यू हैं, उस साल के रेवेन्यू को कमाने के लिए जो खर्चे हुए हैं वो इसने ऑपोजिट साइड पे दिखा दिए, उससे मैच कर दिए। बेसिकली जो क्वेश्चन था वो इस बात पे बेस्ड था कि आपने जो सेल करी है उस सेल को करने के लिए जो खर्चे हुए हैं, जो सेल से मैचिंग एक्सपेंसेस हैं, वो आपने पीएनएल में दिखा दिए। दैट मींस इसने कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया? मैचिंग कॉन्सेप्ट। पॉइंट क्लियर हो गया? ऐसे एमसीक्यू आते हैं आपको। नेक्स्ट, अ बिजनेसमैन परचेज गुड्स वैल्यू 25 लाख एंड सोल्ड 80% ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। 25 लाख के सामान खरीदा, उसका 80% बेच दिया, यानी कितने का सामान बेच दिया? 20 लाख का, यानी बैलेंस कितने का बचा? 5 लाख की कॉस्ट का माल बच गया। और उस 5 लाख की कॉस्ट के माल की वैल्यू आज कितनी हो गई है? 4 लाख। ही वैल्यूड द क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट, और उसने लेकिन देखो कॉस्ट है 5 लाख, जो वैल्यू बची है, जो क्लोजिंग स्टॉक बचा उसकी कॉस्ट है 5 लाख, उसकी मार्केट वैल्यू है 4 लाख। आप बताओ कितने पे दिखाना चाहिए? 4 लाख पे। कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा कहता है?
कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म यही तो कहता है फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को आज रिकॉर्ड मत करो, लेकिन फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आज रिकॉर्ड कर लो। और ये फ्यूचर में होने वाला लॉस ये 5 लाख वाली चीज अगर मुझे लग रहा है 4 लाख में बिकेगी तो 1 लाख का नुकसान है, उसको आज रिकॉर्ड करना चाहिए। यानी क्लोजिंग स्टॉक को कितने पे दिखाना चाहिए? 4 लाख पे। इस भाई ने ही वैल्यूड द क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री एट, इसने कितने पे दिखा रखी है? 5 लाख पे। तो इसने कौन सा कॉन्सेप्ट तोड़ा? ही वायलेटेड। कौन सा कॉन्सेप्ट इसने तोड़ दिया? कंजर्वेटिज्म। पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, कैपिटल ब्रॉट इन बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर जो अपने घर से कैपिटल लेके आता है इज एन एग्जांपल ऑफ इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। लायबिलिटी कैपिटल साइड बढ़ जाती है और एसेट में क्या बढ़ जाता है? कैश बढ़ जाता है। एसेट्स हेल्ड इन बिजनेस, जो बिजनेस में हम एसेट लेके आता हूं किस पर्पज के लिए? रीसेल, कैश में, या अर्निंग रेवेन्यू? अर्निंग रेवेन्यू। पॉइंट क्लियर हो गया। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, जो हम माल बेच के पैसा कमाते हैं, रियलाइज इन द पीरियड इन विच सेल इज मेड। ये पता है किस पे बेस्ड है? लास्ट कॉन्सेप्ट किया था मैंने आपको, पिज्जा का एग्जांपल दिया था, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कि आपको रेवेन्यू अपनी बुक्स में कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए? जब सेल पूरी की पूरी क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए, सेल इज मेड। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म लगाने से क्या होता है बैलेंस शीट में? अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स। क्यों अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स सर? क्योंकि आप फ्यूचर के लॉसेस को रिकॉर्ड करते हो ना, और लॉसेस कहां दिखाए जाते हैं? एसेट साइड में। और एसेट साइड में जब आप लॉसेस को दिखाते हो, जब प्रॉफिट इधर ऐड करते हो तो कैपिटल में से प्रॉफिट माइनस करना। माइनस करने का मतलब क्या है? या तो एसेट में दिखा लो, बात तो एक ही समझ में आया नहीं आया? दोबारा समझो। नेट प्रॉफिट का क्या करते हो आप मुझे बताओ? कैपिटल में ऐड करते हो। नेट लॉस होता तो क्या करते हो? कैपिटल में से माइनस करना इज इक्वल टू एसेट साइड में दिखाना। और जैसे आप लॉस को एसेट साइड में दिखाओगे आपकी एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाएगी। अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, हमारी एसेट्स कम हो जाती है। और दूसरा एग्जांपल एक और भी है सर, डेप्रिसिएशन जब आप दिखाते हो WDV मेथड पे, WDV में होता क्या है मेरे को बताओ? पहले सालों में ज्यादा लगती है डेप्रिसिएशन, बाद के सालों में कम लगती है, या फिर सारे सालों में बराबर लगती है? पहले साल में ज्यादा, बाद के सालों में कम। WDV इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिज्म। WDV इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिज्म। क्यों? फ्यूचर में होने वाले खर्चों को हम आज ही ज्यादा दिखा रहे हैं, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को। डेप्रिसिएशन देखो लगना तो है ही है। मेरे पास ऑप्शन 1 क्या है? मैं सारे साल बराबर दिखाऊं, या फिर पहले साल ज्यादा, दूसरे साल कम, तीसरे साल और कम। तो मैं जब WDV फॉलो करता हूं तो एक तरीके से मैं क्या फॉलो कर रहा हूं? बाद में होने वाले खर्चों को आज ही ज्यादा दिखा रहा हूं। डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखाओगे तो क्या होगा? आपकी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन को WDV मेथड पे दिखाना या फिर आज ज्यादा दिखाना इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड विच रिजल्ट इन अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट, जिसके कारण क्या हो जाता है? हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ ट्रेड पेबल रिजल्ट इन, सर आपके ट्रेड पेबल कम हो गए। ट्रेड पेबल का मतलब जिन लोग को पैसा देना है, जिनसे लेना है, जिनको देना है वो कम हो गई, लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी कम कैसे होगी? जब उनको आप क्या कर दोगे? पे कर दोगे। पे करने से क्या होगा सर? कैश बढ़ेगा क्या? नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट कम होगा क्या? नहीं सर। एसेट्स क्या हो जाएंगी? कम। एसेट कम कैसे होगी सर? आपने कैश पे कर दिया ना, कैश पे करने से आपकी एसेट कम हो गई। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन, एक अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस उसी पीरियड में दिखाना इज कॉल्ड एज मैचिंग कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक लाइफ को हम हिस्सों में तोड़ देते हैं एज पर कौन सा कॉन्सेप्ट? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। इफ इंडिविजुअल एसेट इज इंक्रीज्ड, अगर हम, ये तो बचपन वाली कहानी आ गई, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी का अकाउंटिंग इक्वेशन याद है? अगर एक पर्टिकुलर एसेट में इंक्रीज आता है तो उसके साथ क्या होगा और साथ में क्या होगा? सर 2 ऑप्शन है, या तो इक्वल टू के इधर भी कहीं ना कहीं प्लस आएगा, या फिर इक्वल टू के इधर ही कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो या तो इंक्रीज ऑफ अनदर एसेट और इंक्रीज ऑफ कैपिटल, क्या ये ऑप्शन हो सकती है? सेकंड, डिक्रीज ऑफ अनदर एसेट, या तो एसेट कम होगी या फिर लायबिलिटी बढ़ेगी। सर ये ऑप्शन ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, आप एक मशीन लेके आते हो कैश में तो क्या होगा? एसेट कम हो जाएगी क्या? बढ़ जाएगी? नहीं सर। रिटेन्स टोटल एसेट अनचेंज, एसेट में कोई चेंज नहीं आएगा। मशीनरी बढ़ गई लेकिन कैश क्या हो गया? कम हो गया, तो आपकी एसेट में कोई चेंज नहीं आएगा। पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा। एक मशीनरी की कॉस्ट है 10 लाख, उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस 1 लाख, आज उसकी मार्केट वैल्यू 12 लाख। वाइल फाइनलाइजिंग द अकाउंट्स,
कंपनी ने मशीनरी को किस पे दिखा दिया? मार्केट वैल्यू पे। दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए? नहीं सर, मशीनरी को किस पे दिखाना चाहिए? कॉस्ट पे। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट तोड़ा? वॉयलेटेड। कौन सा कॉन्सेप्ट तोड़ दिया? कॉस्ट कॉन्सेप्ट इन्होंने तोड़ दिया, क्योंकि एसेट को किस पे दिखा दिया? मार्केट वैल्यू पे। पॉइंट क्लियर हो गया? अब इसके सॉल्व क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं एग्जाम में? ऐसे ही टाइप के आ सकते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन का मतलब जीएसी। जीएसी का मतलब गोइंग कंसर्न, एक्रूअल और कंसिस्टेंसी बता दो, एक्सप्लेन कर दो। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशंस का मतलब याद करो क्या होता है? ट्रेडिशन, प्रथाएं जो हमारे देश में चलती आ रही हैं उसको बोलते हैं कन्वेंशंस। लेकिन सर हम पेपर में क्या लिखेंगे? कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? देखो, कन्वेंशंस emerge out of accounting practices commonly known as accounting principles adopted by various organization over a period of time। मतलब जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत जमाने से करती आ रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो इंग्लिश में क्या लाइन लिखनी है? वो ये लाइन लिखनी है आपको। अपने आप ना लिख पाओ तो ये रीडिंग लगाओ। नेक्स्ट, उसके बाद देखो सारी चीजें कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब ये कोई भी कॉन्सेप्ट आ सकता है, जरूरी नहीं है यही आएंगे, कोई भी आ सकता है। इस चैप्टर में से मेनली कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई कॉन्सेप्ट 4 नंबर के लिए आएगा ही आएगा, नहीं तो 2-2 नंबर के 2, जैसे ये पूछा गया। डिफरेंस बता दो किसमें? मनी मेजरमेंट और मैचिंग कॉन्सेप्ट में डिफरेंस बता दो, 2-2 नंबर के लिए हो गया। या फिर गोइंग कंसर्न और कॉस्ट कॉन्सेप्ट में डिफरेंस बता दो। कोई भी कॉन्सेप्ट आ सकता है, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट सारे आने चाहिए। जो हमने एक चार्ट बनाया था एक पेज पे, वो आपको अच्छे से एक बार रीडिंग करोगे समझ में सारा आएगा। नहीं लिख पाओ अपने आप इंग्लिश, तो बुक के अंदर सारा कंटेंट लिखा है, आप रीडिंग लगा सकते हो कि सर मैं अपने आप 4 पॉइंट नहीं बना पाऊंगा, मुझे 4 पॉइंट बनाने के लिए थोड़ी हेल्प चाहिए। तो बुक के अंदर हर जगह हर चीज मेंशन्ड है, वो आप वहां से रीडिंग कर सकते हो। सर नहीं मैं इंग्लिश बना सकता हूं, कॉपी पढ़ो, दिमाग में कॉन्सेप्ट है, अपने आप बना के लिखना। मेरी प्रेफरेंस ये रहती है, वरना रटने के लिए बहुत कुछ है, जीवन भर रटते रह जाओगे। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? याद करो, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? ब्रीफली एक्सप्लेन। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है वो फीचर्स जो एक इंफॉर्मेशन दैट मेक द यूजफुल बनाते हैं। मतलब एक चीज की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक इंफॉर्मेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका मतलब वो बिल्कुल रिलायबल है, अंडरस्टैंडेबल है, सब कुछ है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। उससे क्या होगा सर? वो बहुत यूजफुल है। किसके लिए? यूजर्स के लिए। ऑब्वियस बात है। पॉइंट क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। ये तो अभी किया, इसमें देखो सिंपल एमसीक्यू कुछ नहीं है। कोई भी टर्म आपसे पूछ लेगा 2-2 नंबर में। जैसे कि यहां पूछा एक्रूअल बेसिस का मतलब बता दो, अमोर्टाइजेशन का मतलब बता दो, कंटिजेंट एसेट, कंटिजेंट लायबिलिटी का मतलब बता दो। पहला चैप्टर विच इंक्लूड्स 9 टॉपिक्स इज ऑफ द वेटेज अप्रोक्सीमेटली 10 से 20 नंबर, और फ्री के नंबर हैं, फ्री के। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी इस पे मेहनत कर लोगे, पहले चैप्टर पे 9 टॉपिक्स हैं और बिल्कुल बचकाने 11-12 वाले, इसमें कुछ नया नहीं है। और इस पे हल्की सी भी मेहनत कर लिया आपने, 10 से 20 नंबर मुफ्त के हैं। बस बशर्ते इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश बुरी है, सेंटेंस का मतलब ही कुछ और निकल रहा है, फिर कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट याद करो, हमने किया था कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम्स। आओ जरा पढ़ते हैं। मनी स्पेंड 10,000 एज ट्रेवलिंग एक्सपेंस ऑफ द डायरेक्टर फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट। हमारा खर्चा हुआ किस पर्पस के लिए? कैपिटल एसेट को खरीदने के लिए। जो खर्चा होगा वो कहां चला जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब इसमें मेन वर्ड आप हाईलाइट कर सकते हो किस वजह से वो हुआ। अमाउंट ऑफ 5,000 स्पेंट एज लॉयर्स फीस टू डिफेंड द सूट क्लेमिंग द फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू प्लांटिव लैंड। मतलब बेसिकली हमारे ऊपर किसी ने केस कर दिया और हमने उसके अगेंस्ट लॉयर को पैसे दिए और उसने केस बचाया, तो ये किस टाइप का खर्चा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंट्रेंस फीस 2,000 रिसीव्ड बाय राम एंड श्याम सोशल क्लब। ये एंट्रेंस फीस है, नॉर्मल फीस नहीं है, एंट्रेंस फीस है, तो इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसीट। सब्सिडी ऑफ 40,000 रिसीट फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल के लिए सब्सिडी मिली है, तो ये सब्सिडी हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू रिसीट। लेकिन अगर सर सब्सिडी मशीनरी खरीदने के लिए मिली होती तो वो रिसीट क्या बन जाती? कैपिटल रिसीट। पॉइंट क्लियर हुआ? सब्सिडी सरकार से मिली है वर्किंग कैपिटल के लिए, रोजमर्रा के कामों के लिए, तो वो रेवेन्यू रिसीट है। अगर वर्किंग कैपिटल के लिए ना मिली होती और किसके लिए मिली होती? मशीनरी खरीदने के लिए, किसी एसेट को खरीदने के लिए, तो वो सब्सिडी हमारे लिए क्या हो जाती? कैपिटल रिसीट। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी, एक डैमेज हो गई और मशीनरी हमारी एसेट डैमेज हुई है, एसेट के अगेंस्ट हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, तो कैपिटल रिसीट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड फ्रॉम यूटीआई,
हमने यूटीआई में बॉन्ड्स में पैसा लगा रखा है, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है रेवेन्यू रिसीट। वैसे यहां पर ना, मतलब मेरे हिसाब से यहां पर ये जो रेवेन्यू और कैपिटल है ये डिपेंड करेगा, किस चीज पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ बिजनेस पे, नेचर पे भी और अमाउंट पे भी। अगर मेरा काम है यूटीआई में सेल परचेज करने का तो रेवेन्यू रिसीट है, लेकिन मेरा काम नहीं है, मैंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कभी कभी ब्याज आता है, तो वो कैपिटल रिसीट बनेगा। अमाउंट रिसीट फ्रॉम आईडीबीआई एज अ मीडियम टर्म लोन फॉर ऑग्यूमेंटिंग वर्किंग कैपिटल। हमने लोन लिया है, किस लिए लोन लिया है? वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया, लेकिन मीडियम टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लोन नहीं है, मीडियम टर्म है। तो मीडियम टर्म लोन क्या बन गया? कैपिटल रिसीट। अगर यहां लिखा होता शॉर्ट टर्म लोन है तो क्या बन जाता? रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, माल बेचने से जो पैसा आता है, इज रिपोर्टेड एज अ पार्ट ऑफ अर्निंग। कौन से पीरियड में वो लिखा जाता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करते हैं? जब सेल क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। रिपेयर कॉस्ट, अच्छा सवाल है। रिपेयर कॉस्ट 25,000, व्हाइट वॉश का खर्चा 5,000, और ये बोथ दीज एक्सपेंसेस रिलेट टू प्रेजेंटली यूज्ड बिल्डिंग। कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग 2.5 लाख। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन वायरिंग 19,000। आपसे बोलना है कौन सा खर्चा अमाउंट टू बी एक्सपेंस्ड का मतलब कि इसमें से कौन सा खर्चा रेवेन्यू है, ये आपसे पूछा है। एक्सपेंस्ड का मतलब कौन सा खर्चा इसमें से क्या है? रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू सर जो पहला था ना, रिपेयर का 25 और व्हाइट वॉश का 5,000, वो सब तो रेवेन्यू है, रिकरिंग नेचर का है। लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग कैपिटल नेचर है, और वायरिंग सिस्टम पूरा ठीक कराना कैपिटल नेचर है। पॉइंट क्लियर हो गया? ये दोनों ही कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, लेकिन जो पीछे दोनों गिवन थे वो दोनों क्या थे? रेवेन्यू। और आपसे पूछा था कितना खर्चे को एक्सपेंस करना है, रेवेन्यू ट्रीट करना है, दैट इज 30,000। पॉइंट क्लियर हो गया? नेक्स्ट, याद करो हमने क्वेश्चन किया था, एक कॉपी में लिखा था कॉन्सेप्ट की ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनको देखकर ये पता लगता है कि खर्चा या इनकम कैपिटल है या रेवेन्यू है। लास्ट में किया था हमने, बिल्कुल कॉपी में आपने लिखा हुआ है, वो 6 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। व्हाट आर द बेसिक कंसिडरेशन इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन से खर्चे कैपिटल है, कौन सा रेवेन्यू है, उसके आपको 6-7 पॉइंट्स लिखने हैं। कर लोगे? इजी है, जैसे हमने किया था, याद करो मैंने एग्जांपल दिया था नेचर ऑफ बिजनेस, पहला ही पॉइंट था उसका कि अगर मेरा फर्नीचर सेल परचेज का काम है तो मैं फर्नीचर लेके आऊंगा, रेवेन्यू एक्सपेंस। अगर मेरा सेल परचेज फर्नीचर का काम नहीं है, मेरा पढ़ाने का काम है, मैं फर्नीचर लेके आऊंगा तो मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंस। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपको देखने चाहिए व्हाइल डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर। पॉइंट क्लियर है? और उसके बाद एक लास्ट में याद करो, लास्ट पॉइंट क्या था? अमाउंट कितना इस पे भी डिपेंड करता है, उसके बाद हम क्या काम करते हैं उस पे भी डिपेंड करता है। ये सारी बातें हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, रेवेन्यू जनरेटिंग में क्या फर्क पड़ता है, पर्पस क्या है और रिकरिंग नेचर का है नहीं है, और हमारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ये सारे पॉइंट। उसके बाद आपको डिफाइन करना है रेवेन्यू रिसीट क्या होती है और उसके एग्जाम्पल एंड हाउ दीज रिसीट्स आर ट्रीटेड। रेवेन्यू रिसीट का मतलब हिंदी में अपने को पता है, जो डे टू डे बिजनेस करने से पैसा आता है, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू रिसीट। और उसके एग्जांपल दे सकते हो सर, एग्जांपल आप बहुत अच्छा दे सकते हो कि एक डीलर है जो फर्नीचर में डील करता है, वो फर्नीचर जब बेचेगा उससे जो पैसा आएगा वो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू रिसीट। एंड हाउ दीज आर ट्रीटेड, जब सर सेल हो जाती है उसको ट्रेडिंग में दिखाते हैं, इनडायरेक्ट इनकम हो तो उसको पीएनएल में दिखाते हैं। ट्रीटमेंट बताना आपको। ऐसे सवालों को मैं आपको बोलूंगा, बस कुछ मत करो, घर जाके एक बार, सब पता हमें सब है, रीडिंग करने से पता है क्या होगा, इंग्लिश एग्जैक्ट क्या लिखनी है आंसर में वो आपको समझ में आएगी। आंसर हमें सबके पता है, कॉन्सेप्ट हमने कॉपी में सारे किए हैं, कॉन्सेप्ट हम कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, बस सर वो हिंदी में पता है। ये रीडिंग करने से आपके दिमाग में आ जाएगा, एक तो प्रेजेंटेशन पता लगेगी कैसे लिखना है आंसर, और क्या एग्जैक्ट इंग्लिश या क्या लैंग्वेज वहां पे लिखनी है। अगर अपनी नहीं बना पा रहे हो तो एक बार रीडिंग करने से आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट आओ, कंटिंजेंट एसेट एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी। छोटा सा टॉपिक ये भी किया था हमने। कंटिंजेंट एसेट बेसिकली क्या होता है? द पॉसिबिलिटी ऑफ इनफ्लो या फिर आउटफ्लो। एसेट का मतलब पॉसिबल इनफ्लो या फिर पॉसिबल आउटफ्लो। इनफ्लो, सिंपल है। इस वर्ड में आपको कंफ्यूज किया हुआ था और कुछ नहीं है। इफ एन इनफ्लो इज प्रोबेबल, अगर इनफ्लो प्रोबेबल हो, इनफ्लो प्रोबेबल होने का मतलब क्या है कि कंटिंजेंट एसेट होगी, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा? तो इन द रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी रिपोर्ट में उसको दिखाएंगे एज फुटनोट्स। ये तो हमें पता ही है, कंटिंजेंट लायबिलिटी और कंटिंजेंट एसेट को फुटनोट में दिखाया जाता है। और कब दिखाया जाता है? जब उसका इनफ्लो या आउटफ्लो, इनफ्लो इन केस ऑफ एसेट, आउटफ्लो इन केस ऑफ लायबिलिटी बहुत ज्यादा प्रोबेबल हो। प्रोबेबल का मतलब उसके होने के चांसेस ज्यादा हो। इन केस ऑफ डैश,
either outflow of resources is not probable, the amount is to be settled cannot be measured with sufficient liability. Outflow probable नहीं है तो वो क्या है? Contingent liability. Present liability of, अब देखो किन वर्ड्स पे गेम है, यहां तक पढ़ते मेरे को आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो तो। प्रेजेंट लाइबिलिटी ऑफ, लाइबिलिटी आ चुकी है लेकिन अमाउंट नहीं पता, उसे क्या बोलते हैं? प्रोविजन। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंटिंजेंट लाइबिलिटी को कहां दिखाया जाता है? रिकॉग्नाइज या नॉट रिकॉग्नाइज? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना तो ये ट्रेडिंग का पार्ट बनता है, ना पीएनएल का, ना बैलेंस शीट का। ये किसका पार्ट बनता है? फुटनोट्स का। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नॉट रिकॉग्नाइज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। याद करो ये हमने किया था क्लास में, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी, और दूसरा कुछ भी आ सकता है, लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी। 4 पॉइंट आपको इसके बनाने हैं, ये आपको एक बार रीडिंग लगानी है घर जाके। प्योर थ्योरी जिसके बारे में हिंदी हमें पता है, सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग पॉलिसी। याद करो अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी में आप चेंज कब कर सकते हैं? इसका डायग्राम बनाया था हमने। या तो लॉ में चेंज आ जाए, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज आ जाए, या फिर बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। अभी पढ़ लो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑल ऑफ दीज। अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ इन्वेंट्री ऑफ जीटा एंटरप्राइज स्टेट्स दैट, इन्वेंट्री को हम किस पे दिखाएंगे? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। हम क्या बोल रहे हैं? एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि हम अपने स्टॉक को लोअर ऑफ मार्केट वैल्यू और कॉस्ट पे दिखाएंगे। इसका मतलब हम कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म ये तो बोलता है कि फ्यूचर के प्रॉफिट को रिकॉर्ड मत करो लेकिन लॉस को रिकॉर्ड कर लो। इसी की वजह से क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में किस पे दिखाया जाता है? लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। एरियाज वेयर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी अडॉप्टेड। कॉपी में लिखा है हमने नीचे 3 ऐसे एरियाज है जहां पे अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी हम फॉलो कर सकते हैं। 3 एरिया कौन से हैं? डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री और इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहां पे 2 ही गिवन है तो हम क्या कर देंगे? बोथ द ऑप्शन। कॉपी रीड करोगे उसके बाद ये सवाल बहुत टुच्चे लगने वाले, फ्री के 20 नंबर है। सिलेक्शन ऑफ इन एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर आप इन एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करते हो तो उससे क्या होगा? सर जरूरी नहीं है ओवरस्टेट हो, जरूरी नहीं है ओवरस्टेट हो, अंडरस्टेट भी हो सकता है और ओवरस्टेट भी हो सकता है। जिस पॉइंट पे ये सवाल बेस्ड है, समझो बात को। हम कह रहे हैं हमने पॉलिसी गलत अपना ली। गलत का मतलब क्या है? किस एंगल से गलत अपनाई ये नहीं पता। गलत अपनाने से क्या होगा? सर हमारी एसेट्स या लायबिलिटीज ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमने कितनी गलती की है, क्या पॉलिसी अपनाई है। लेकिन पहले 2 ऑप्शन जो गिवन है, पहला और तीसरा, वो सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? ओवरस्टेट की। भैया सिर्फ ज्यादा ही हो सकता है, क्यों? अंडरस्टेट भी तो हो सकता है। हमने डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा है, क्या 1 साल में सारी लगा दी, पूरी एसेट की कॉस्ट 100% डेप्रिसिएशन कर दी पहले साल में, तो इससे क्या होगा? सर प्रॉफिट कम ही होगा हमारा, और तो ज्यादा तो होगा नहीं। तो पॉलिसी गलत लगाने से कुछ भी हो सकता है। अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है? पहली लाइन में किया था हमने। अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स टू अप्लाई दोज प्रिंसिपल। क्या पॉलिसी बनाई है आपने, क्या रूल बनाए हैं और वो रूल कैसे अप्लाई होंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग पॉलिसी। नेक्स्ट आओ, अब आपको डिफाइन करना है अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग पॉलिसी का क्या मतलब होता है? स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स। एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल उसको लगाना। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मे हैव मटेरियल इफेक्ट ऑन द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या मतलब है इसका? कि आप पॉलिसी चेंज करते हो उससे आपकी बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। वैसे इन्वेंट्री चैप्टर आपको शायद थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं पता होगा, मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। अब आपने डेप्रिसिएशन आप लगा रहे थे एसएलएम से, पहले साल एसएलएम, दूसरे साल एसएलएम, तीसरे साल एसएलएम आपने लगाई, चौथे साल से आप डब्ल्यूडीवी पे आ गए, तो क्या इससे कोई हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सर पड़ेगा। पहले साल आप डेप्शन एक कांस्टेंट रेट से लगा रहे थे, अब आपने ज्यादा कम 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 बिल्कुल एयरटेल के नेटवर्क की तरह लगाने शुरू कर दिए, तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा सर? इस साल में जब हम ज्यादा डेप्शन लगाएंगे तो इससे क्या होगा? प्रॉफिट कम आ जाएगा। डेप्शन ज्यादा लगाओगे तो ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा। यही आपको एग्जांपल देने। फॉर एग्जांपल, इफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज फ्रॉम एसएलएम टू डब्ल्यूडीवी करते हैं, या फिर अभी आपको इन्वेंट्री नहीं पता, लीफो फीफो के बारे में हल्का फुल्का पता है, नहीं पता, कोई बात नहीं, जब इन्वेंट्री करेंगे तब समझ जाओगे इसका दूसरा एग्जांपल का मतलब क्या है। अभी फिलहाल एक एग्जांपल क्या है? एसएलएम से डब्ल्यूडीवी पे आने से क्या होगा? आपका नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा?
कम, क्योंकि पहले हम स्ट्रेट लाइन के हिसाब से दिखा रहे थे, अब हम ज्यादा कम कम दिखा रहे हैं, तो उससे पहले साल के प्रॉफिट कम हो जाएंगे और बाद के सालों के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आओ जी, याद करो किया था हमने वैल्यूएशन प्रिंसिपल, जिसमें 3-4 बातें थी मेन सीखने वाली। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, करंट कॉस्ट का मतलब, और रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये आपको सीखना था उसमें। मेजरमेंट डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, ये हमने किया हुआ है, पहला टॉपिक किया था। मेजरमेंट डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, पहले आइडेंटिफाई करो ऑब्जेक्ट्स को, एक सिलेक्शन ऑफ स्केल, और उसके बाद उसकी मेजरमेंट, ये हमने किया था, आप कॉपी चेक करना। ऑल ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स एक्सेप्ट, इनमें से क्या वैल्यूएशन प्रिंसिपल नहीं है, फ्यूचर वैल्यू। याद करो क्या होता है वैल्यूएशन प्रिंसिपल, सर 4 होते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, ये 4 हमारे वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स हैं, इसके अलावा कोई वैल्यूएशन प्रिंसिपल नहीं होता। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, ध्यान से अच्छा हवाला देखना, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 31 मार्च 10 लाख, एक बुक वैल्यू ऑफ मशीन की 10 लाख, ऑन सेम डेट उसकी मार्केट वैल्यू अगर मार्केट में बेच दिया जाए तो उसको बेच के 11 लाख आएंगे। और अगर हम इस वैल्यू को आज मशीनरी को वैल्यू करें, सॉरी, एक मशीन की कॉस्ट है 10 लाख, बुक वैल्यू 10 लाख है, और आज उसको मार्केट में बेचे तो 11 लाख में बिक सकती है। और 31 मार्च कंपनी ने वैल्यू कर दिया मशीनरी को किस पे, 11 लाख पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स इज फॉलोड, कौन सा फॉलो किया कंपनी ने, रियलाइजेबल वैल्यू। कंपनी ने किस पे दिखा दिया, रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखा दिया, जितने वो मार्केट में बिक सकती है। तो यहां पे क्या पूछा जा रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट कंपनी ने फॉलो किया, कौन सा फॉलो किया, रियलाइजेबल वैल्यू। अच्छा एग्जांपल है नेक्स्ट भी, मशीनरी परचेज, एक 10 लाख की हमने मशीनरी परचेज की थी 1 अप्रैल को, मतलब जीवन में कभी हमने अप्रैल 2001 में 10 लाख की मशीनरी परचेज की थी। और 31 मार्च 2016 को अगर मार्केट में हम सिमिलर मशीनरी खरीदने जाएं तो 20 लाख की मिलेगी। बट द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ मशीनरी, आज उसको बेचें तो कितने की बिक जाएगी, 15 लाख की। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिस्काउंटेड फ्यूचर, फ्यूचर में होने वाले कैश फ्लोज को अगर मैं आज डिस्काउंट करूं तो आज उन सबकी वैल्यू 12 लाख है। आपसे पूछा क्या गया है, करंट कॉस्ट ऑफ मशीन। करंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आज मैं मार्केट में उसको खरीदने जाऊं तो कितने की मिलेगी, 20 लाख रुपए की। प्रेजेंट वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 12 लाख। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जितने में ली थी शुरुआत में कितनी दे रखी है वो, 10 लाख, और अगर आज मशीनरी को बेचें तो कितने पैसे आएंगे, 15 लाख। इसको क्या बोलेंगे, रियलाइजेबल वैल्यू। पॉइंट क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, इसमें 3 पॉइंट हमने लिखे थे कॉपी में, इसको प्लीज एक बार आपको एक्सप्लेन करना है। पहला पॉइंट था आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा था सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड, और तीसरा था इवैल्यूएशन। इसको एक बार प्लीज चेक करना। और उसके बाद डिस्क्राइब इन ब्रीफ आपके कौन कौन से मेथड्स हैं जिसपे वैल्यूएशन की जा सकती है। कौन से मेथड हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। पॉइंट क्लियर है यहां तक, इन चारों को एक्सप्लेन करना है। लास्ट हमारा आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लास्ट टॉपिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज आर इशूड बाय, अच्छा सवाल है, नया सवाल है। नॉर्मली हमारे देश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है, आईसीएआई। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी इशूड कौन करता है, इसको काट देना, आईसीएआई। आईसीएआई स्टैंडर्ड इशू करता है, आरबीआई कब से इशू करने लगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से होता क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्या होता है, हार्मोनाइजेज अकाउंटिंग पॉलिसी, एलिमिनेट द नॉन कंपेरेबिलिटी, नॉन कंपेरेबिलिटी खत्म हो जाती है और रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। ऑल ऑफ दीज अगर कॉपी में जाके रीड करोगे, हमने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। इट इज एसेंशियल टू स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग प्रिंसिपल और पॉलिसीज। ये क्या सवाल का मतलब क्या है कि हमें सारी अकाउंटिंग पॉलिसी को और प्रिंसिपल्स को स्टैंडर्डाइज करने का मतलब क्या है, एक कॉमन बना देनी चाहिए। इससे क्या होगा सर, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, लोग अलग अलग फॉलो नहीं करेंगे, कंसिस्टेंसी रहेगी, लोग एक जैसा फॉलो करेंगे, और कंपेरेबिलिटी रहेगी। ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि अगर हम स्टैंडर्डाइज कर दे, मतलब एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स बना दे सबके लिए, तो क्या होगा सर, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कंसिस्टेंसी रहेगी और कंपेरेबिलिटी रहेगी। और क्या होगा उसके बाद, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या ऑब्जेक्टिव है ये आपको बताना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों बनाए गए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको बताना है। इसको घर पे जाके एक बार होमवर्क में रीड कर लेना, कॉपी में लिखा है। और उसके बाद उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनने से क्या होगा, एक बार आज घर जाके इसको रीड कर लेना। चलें आगे चलें।
अब थोड़ा सा टॉपिक है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये सुन लो बेसिकली क्या है। मार्केट में मतलब हमारे इंडिया में चलते हैं एएस। वो एएस बने हैं इंडिया को देखते हुए, इंडिया की कंट्री को देखते हुए, इंडिया में क्या प्रैक्टिस है उसको देखते हुए एएस बने हुए हैं। लेकिन बाहर चलते हैं इंड एएस, आईएफआरएस, सॉरी, बाहर चलते हैं हमारे आईएफआरएस। आईएफआरएस का बेसिकली यहाँ के एएस है, बाहर की कंट्री उसको बोलते हैं आईएफआरएस। आईएफआरएस बेसिकली क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ अदर कंट्रीज, जो वहां की कंट्री को देखते हुए बने हुए हैं। अब हमारे एएस बने थे बहुत पहले, जो कि इंडिया की कंट्री को देखते हुए बने हुए थे। बाहर बने हुए आईएफआरएस बिल्कुल लेटेस्ट आजकल की अकाउंटिंग प्रैक्टिस को देखते हुए बने हैं। तो इंडिया ने, आईसीएआई ने ये सोचा कि हम अपने एएस को चेंज करके अब बनाए इंड एएस, आईएएस। इंडिया के एएस को दोबारा हम चेंज करेंगे और उसको क्या बोलेंगे? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंड एएस, शॉर्ट में इसको बोलते हैं IND-AS, इंड एएस बोलते हैं। ये हम क्यों बना रहे हैं? बेसिकली इंडिया में होता क्या है, कॉपी होती है हर चीज की, आपको इंडिया में हर चीज की कॉपी मिलेगी। अब इंडिया वाले ये देख रहे हैं कि यार बाहर की कंट्री में तो इतने बढ़िया एएस बने, वहां तो आईएफआरएस बने हुए हैं जिसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे यहाँ के एएस में प्रेजेंटली नहीं है। तो गवर्नमेंट उसको हटा के, आईसीएआई उसको हटा के अब धीरे धीरे क्या इशू कर रही है? इंड एएस। हो सकता है आपके इंटर और फाइनल लेवल में आते आते आपको अकाउंट्स में पढ़ाया भी इंड एएस जाएगा। अभी तक एएस पढ़ाए जाते हैं और थोड़े बहुत इंड एएस ये फाइनल के सिलेबस में आ चुके हैं। अब धीरे धीरे हो सकता है आपके जाने तक इंड एएस आ जाएंगे पूरे के पूरे सिलेबस में। धीरे धीरे कन्वर्ट होते जा रहे हैं हमारे सारे एएस इनटू इंड एएस विच आर इन कन्वर्जेंस विद आईएफआरएस। मतलब जिस लेवल के आईएफआरएस बने हैं हमारे इंडिया में भी उस लेवल के इंड एएस बना दिए गए। बेसिकली एएस में कुछ चीजें कम थी, टॉपिक्स कम थे, उसको बढ़ा के और अच्छे लेवल का बना दिया गया। दैट इज द बेसिक थ्योरी जो आपको याद करनी है। इसके अंदर नाम याद नहीं करने हैं कि इंड एएस 1 क्या है, इंड एएस 2 क्या है, इंड एएस 3 क्या है। सर हम एएस 1 से 28 ही याद कर लेना, हमारे लिए वही बहुत है। तो आपको याद नहीं करने इंड एएस। बेसिकली ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फैसिलिटेट, इससे होगा क्या? ये क्यों बनाए थे? इसके पीछे एक और रीजन है। अभी हमारी कंट्री में जब से 1991 से ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी हुआ, लिबरलाइजेशन, उससे क्या हुआ? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ने से क्या हुआ? क्रॉस बॉर्डर का मतलब एक जगह से दूसरी जगह फ्लो ऑफ मनी बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसके कारण उसको मैनेज करने के लिए हमारे एएस में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन थे नहीं। तो इंड एएस बनाया गया कि इन ट्रांजैक्शन के साथ क्या होगा, इनकी अकाउंटिंग कैसे होगी, उसको देखने के लिए इंड एएस बनाया गया। उसके बाद ताकि हमारी लिस्टिंग डिफरेंट कोर्सेज में हो जाए और कंपेरेबिलिटी हो पाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, कंपेरेबिलिटी के लिए बनाया गया। तो बेसिकली हमारा इंड एएस बनाने का मकसद क्या था? ऑल द थ्री। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद आईसीएआई डिसाइडेड टू अडेप्ट, आईएफआरएस को एग्जैक्टली अडेप्ट कर लें, कन्वर्ज विद आईएफआरएस, आईएफआरएस के जैसे इंड एएस बना दें, अप्लाई आईएफआरएस इन इंडिया या नोटिफाई आईएफआरएस इन इंडिया, तो कन्वर्ज विद आईएफआरएस। फाउंडेशन लेवल में बहुत हल्का सा बेसिक्स आपको बस पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कन्वर्जेंस विद आईएफआरएस, आईएफआरएस के साथ कन्वर्जेंस करने से क्या होगा? फैसिलिटेट ग्लोबल इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फिडेंस इन हाई क्वालिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेसिकली बाहर के जब इन्वेस्टर इंडिया में आएंगे और वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे और वो अगर इंड एएस के हिसाब से बनी हुई है, बिल्कुल लेटेस्ट अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ, तो उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और एक रिलायबिलिटी बढ़ती है टुवर्ड्स इंडिया। पहले के एएस की प्रेजेंटेशन और आज के इंड एएस की प्रेजेंटेशन के रूल्स में बहुत फर्क है। आपने देखा होगा बैलेंस शीट तो आपके जमाने में ही चेंज हो गई होगी। पहले हम फॉलो करते थे टी शेप की बैलेंस शीट, लायबिलिटी एसेट, अभी हम फॉलो करते हैं वर्टिकल फॉर्मेट। है याद नहीं है? कुछ चेंज हुआ। वो सब ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बाहर के देशों में ये फॉलो किए जाते हैं और हम चाहते हैं हमारे देश में भी ऐसी प्रैक्टिसेस हों कि बाहर के लोग जब इंडिया में इन्वेस्ट करने आए तो उनको हमारी बैलेंस शीट भी वैसी ही दिखे जैसी वो अपने देश में फॉलो करते हैं, जिससे क्या होगा? बेटर अंडरस्टैंडिंग और एक रिलायबिलिटी बढ़ेगी। बेसिकली और कोई टारगेट नहीं है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द नीड ऑफ कन्वर्जेंस रादर देन अडॉप्शन ऑफ आईएफआरएस। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? एग्जैक्टली एज इट इज अडेप्ट ना करके आईएफआरएस को हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज क्यों करें? एग्जैक्टली एकदम से बहुत ज्यादा चेंजेस हमारे इंडियन जो लोग हैं वो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे और कुछ प्रैक्टिसेस हमारी भी हैं जो बहुत अच्छी बनी हुई हैं। तो अगर हम बिल्कुल बेस लेवल से चेंज कर देंगे तो इंडिया में बहुत हलचल हो सकती है। तो ये आप एक बार घर पे जाकर रीड करें, इररेलेवेंट सवाल है एग्जाम के लिए। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इश्यू ऑफ इंड एएस? एक्सप्लेन इन ब्रीफ। इंड एएस इश्यू करने से क्या फायदा मिलेगा? सर यही फायदा तो मिलेगा, क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ मनी करना है उसके लिए रूल्स मिल जाएंगे, कंपेरेबिलिटी करनी है उसके लिए रूल्स मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं।
ग्लोबल स्टैंडर्ड्स से क्या होगा, क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ मनी, ग्लोबल लिस्टिंग हो जाएगी, कंपेरेबिलिटी हो जाएगी, और कन्वर्जेंस कर देंगे अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से तो उससे होगा क्या, फ्री फ्लो ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और सब्सटैंशियल बेनिफिट्स। मतलब कि ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में जब आएंगे उनको बैलेंस शीट अपने देश जैसी लगेगी, तो उनके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग और रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, जो कि क्या करेगी, उसको हेल्प क्या करेगी, उनके लिए यूजफुल है किस बात को, इंडिया की क्रेडिबिलिटी जानने के लिए कि क्या ये ठीक भी है नहीं है। उनके सामने अगर मैं कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज रखूंगा, इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे इंडिया में, उनके सामने मैं कोई ऐसी चीज रखूंगा जिनको देखने की उनको आदत है, तो क्या होगा उससे, सर उनको समझ में आएगी क्योंकि उनकी बैलेंस शीट वहीं पे वैसी चलती है, इंडिया में भी हमने वैसे बना दी है, और उनका एक इंटरेस्ट बढ़ेगा टुवर्ड्स इंडिया, और इंडिया की एक क्रेडिबिलिटी बढ़ती है कि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रेजेंटेशन अच्छी है, और कुछ उपाय नहीं है इसका, और कुछ मतलब लेना देना नहीं है। तो ये हमारे पहले 9 टॉपिक्स थे जिसके हमने अप्रोक्सीमेटली 75 इंक्लूडिंग एमसीक्यू क्वेश्चन किए। अब नेक्स्ट क्लास यानी मंडे को हम लोग प्रैक्टिकल आपका सारा शुरू हो जाएगा, यानी जर्नल शुरू करेंगे हम लोग मंडे को। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, सर सैटरडे संडे लगा के ना मेरे को एक बार जितने 75 क्वेश्चन है पहले 9 टॉपिक्स के बुक खोल के उसको रीडिंग एक बार दोबारा से लगानी चाहिए, कोई डाउट आए तो मेरे से मंडे को पूछ लेना चाहिए। चैप्टर 1 समाप्त हो गया आपका। अब चैप्टर 2 हम लोग जर्नल एंट्री शुरू करेंगे मंडे। तब तक ओके, टाटा, बाय बाय।